नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की 7 से 8 चौकियों पर रेंजर्स को पीछे करके आर्मी को आगे कर दिया है। पाकिस्तान ने आज सुबह करीब 50 भारतीय चौकियों पर बिना वजह फायरिंग की है। पाकिस्तानी फायरिंग में अभी तक 8 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, 70 लोग घायल हैं। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान को युद्ध के लिए उकसा रहा है? क्या सीमा पर हालात अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। सरहद पर तनाव घंटे घंटे बढ़ रहा है। पिछले 3 हफ्ते से पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी अब आखिरी नतीजे की तरफ बढ़ती जा रही है। खबर है कि अब दोनों तरफ की सेना आमने सामने है। देखिए, ये सरहद से आई ताजा तस्वीरें हैं। जम्मू के अरनिया सेक्टर से आई इन तस्वीरों में भारतीय जवानों की आर पार की तैयारी को महसूस किया जा सकता है। निशाना सिर्फ रिहायशी इलाकों के नहीं, निशाना तो सबसे पहले बीएसएफ के पोस्ट पे, बीएसएफ के ठिकानों को बनाया जा रहा है। लेकिन जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई ज्यादा नुकसान बीएसएफ के पोस्ट का नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद वो रिहायशी इलाके पर भी कर रहे हैं। तो ठीक है, उधर से भी फायरिंग हो रही है, हमारी तरफ से फायरिंग हो रही है और हम ज्यादा तगड़ा जवाब दे रहे हैं, अभी मैं ये कह सकता हूँ। बीएसएफ चीफ की बात आपने सुनी। पाकिस्तान के हर हमले पर हिंदुस्तान माकूल पलटवार कर रहा है, लेकिन सीमा पार से बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान की सेना बिना वजह इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर भारी गोलाबारी कर रही है। जम्मू के अरनिया सेक्टर से आई तस्वीरें देखिए। यहाँ पाकिस्तान की गोलियां बेडरूम में बैठे, घर के अहाते में बैठे लोगों को आकर सीधे लगती हैं। चलिए, हमारे पास बीच बहस में चर्चा के लिए बहुत अहम आज मुद्दा है और उतने ही अहम हमारे मेहमान हैं जिनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वो इस चर्चा में किस बात को तवज्जो देते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि सरहद पार से लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है और मोदी सरकार सोई हुई है, तो क्या करना चाहिए? हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? हमारी सेना को क्या करना चाहिए? हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब है जो कि एक्स ऑफिसर हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एडीजी बीएसएफ के PK मिश्रा साहब यहां मौजूद हैं स्टूडियो में। कपिल काक जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड धनवीर सिंह जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह मौजूद रहेंगे और अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस चर्चा को अजय जांडियाल के साथ आगे बढ़ाते हैं। अजय, सबसे पहले अपडेट दीजिए, वहां इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस वक्त जो है लगातार प्लाइन की स्थिति बनी हुई है। जो भी गांव हैं, बॉर्डर पे रहने वाले गांव हो, चाहे वो सांबा है, अरनिया है, चाहे वो कानाचक है, आरएसपुरा है, इन सभी गांव से लोगों को जो है अब शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि बीती रात भी जो फायरिंग हुई है, 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एरिया पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाया और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और इसीलिए अब शाम होते ही जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, वैसे वैसे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, उनकी टेंशन बढ़ रही है, इसीलिए उनको वहां से शिफ्ट करके सेफर लोकेशंस पे लाया जा रहा है। मगर कई लोग अभी भी गांव में रुके हुए हैं, महिलाओं और बच्चों को पीछे लाया जा रहा है, आ रहे हैं। और वो जो मेल है, जो पुरुष हैं, वो वही हैं, क्योंकि अपने घर का ध्यान भी रखना है, मवेशी वहां पर हैं, जमीनें वहां पर हैं। ये एक दिक्कत है, इसीलिए परेशानी दोनों तरफ है। जो लोग वहां घर पे रहते हैं उनके लिए भी, और जो पीछे लेडीज हैं जो घर से बाहर आ गई हैं, पीछे आ गई हैं, उनके लिए भी। अब सिर्फ इंतजार इस चीज का है कि कब सूरज ढलेगा, कब फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाएगी और फिर किसी न किसी मासूम को इसका निशाना बनना पड़ेगा। ठीक है अजय जांडियाल, मैं लौटूंगा आपके पास ताजा स्थिति जानने के लिए। राकेश सिंह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राकेश, कांग्रेस ने साफ कहा है कि लगातार गोलीबारी हो रही है, अब तक 8 लोग मारे गए हैं और न जाने कितने मारे जाएंगे और मोदी सरकार सो रही है। सवाल ये उठता है कि लगातार सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हमने सेना को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कह दिया है। किस तरह के रिएक्शंस पॉलिटिकल मिल रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पे? राकेश कुमार सिंह तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। चलिए,
स्टूडियो में मेरे साथ पैनल है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। एक्स ऑफिसर आरएसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं। आरएसएन सिंह साहब, क्या आपको नहीं लगता पानी सिर से ऊपर जा चुका है? बिल्कुल। और ये देखिए, ये अगर आप सारे पीसेस को जोड़ के देखें तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि जो वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ को इट वांट्स टू सी एंड ऑफ नवाज शरीफ। और पहले उनके पोजीशन को अंडरमाइन करने के लिए आपको याद होगा हेरत पे अटैक हुआ। वो बहुत ही डायबॉलिकल प्लान था उनका। वहां के काउंसिलेट से लोगों का अपहरण करना, और वह एक मुंबई के स्केल पे ही वो बात चली जाती। वहां नाकामयाब रहे वो। उसके बाद उन्होंने फिर जब इमरान खान और वो कादरी को अनलीश कर दिया ताकि एक सॉफ्ट कूसा करवा सकें, उससे भी जब अब बात नहीं बनी है तो अब ये इन्होंने इसको रिसॉर्ट किया है। और आपके उस दिन प्रोग्राम में आप ही एंकर कर रहे थे, अपने पाकिस्तानी जो वहां आपके मित्र थे, वहां एक्सपर्ट्स थे, उनसे मैंने ये कहा था कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में जमहूरियत हो ना हो, किस तरह की हो, लेकिन जब वहां का इंटरनल डायनेमिक्स हम पर इम्पिंज करता है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को पूरे महफूज रखें और उसके लिए जो भी कार्रवाई हो सके हम वो करें। आज वो इसी इंटरनल डायनेमिक्स का हम शिकार बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आप पूरी चीज देख रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने एक वो साइकिल चला रखा था, ये टॉक्स और टेरर का। जब हमने उनसे डिसएंगेज कर दिया है तो अब वो नंगे खड़े हैं बिल्कुल। वो और यहां भी हमारे यहां भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो कि ये प्रॉपर जो उनको हेल्प कर रही थी इस साइकिल में और ये प्रॉक्सी वॉर के परपेचुएशन में। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और जो तमाम जो वहां के जो मैं प्रेस से ग्लीन कर रहा हूं उनके रिपोर्ट से मैं आपको इतना बता दूं कि उनपे भी बहुत हैवी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट किया गया है। ठीक है। आरएसएन सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात रखी। मैं आरके सिंह साहब भी हमारे साथ पूर्व गृह सचिव जुड़ चुके हैं। आरके सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर जब भी चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या फिर अब एनडीए की गवर्नमेंट हो बीजेपी लेड, सवाल ये उठता रहा है कि सरकारों में विल की कमी रही है, सरकारों में इस बात की कमी रही है कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। केवल बयानबाजी, संयम और धैर्य जैसे शब्दों से ही काम चलाया गया। आपको क्या लगता है कि वाकई में कमी किस चीज की रही है? जो बात आपने कहा वही, और वही हम एक वेलकम डिफरेंस देख रहे हैं कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो रिस्पांस हम लोगों का बिल्कुल माकूल होगा, प्रोपोर्शनेट ही नहीं होगा, इफेक्टिव होगा, डिस्वेजिव होगा। अब वही हो रहा है। और उसी को हम लोग देख रहे हैं जो पाकिस्तान जगह जगह जाकर के शिकायत कर रही है कि हम लोगों के गोलीबारी से उनके यहाँ जो डैमेज हुआ है वो जगह जगह शिकायत कर रही। तो जो मैं ये दिक्कत आरके सिंह साहब दूर करवाता हूं, आपकी ही आवाज आपको वापस मिल रही है, इस वजह से आपको बोलने में तकलीफ आ रही है। मैं ये दिक्कत दूर करवाता हूं, फिर लौटता हूं आपके पास। फोन लाइन पर डॉक्टर हसन अस्करी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ। हसन साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम इस पर ये नजर आ रही है कि जो आर्गुमेंट इंडिया में दी जा रही है, जो भी मैंने प्रोग्राम में सुनी है, मिलती जुलती वेरी सिमिलर आर्गुमेंट जो है पाकिस्तान में दी जाती है कि ये इंडिया के इंटरनल डायनेमिक्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। इंडिया में ये है कि ये पाकिस्तान के डायनेमिक्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये डिटरमिन करना आसान नहीं होता कि हु स्टार्टेड फर्स्ट। उसमें तो ये है कि अगर तो नियत ये है कि इसको टेंशन को चलते रहना है तो वो भी एक पॉलिसी है, और अगर इसको कंट्रोल करना है तो दो लेवल पे डिसीजन चाहिए दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान में,
एक तो है मिलिट्री लेवल पे, क्योंकि बुनियादी तौर पर लोग नहीं इतने अंदर मत जाइए हसन अस्करी साहब। बहुत अगर हम ऊपर ही ऊपर बात करें तो ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता है। सवाल ये है कि जब आप गोली चलाएंगे तो रिटेलिएट तो हमारी सेना करेगी ही। उसमें ये कहना कि कौन रिटेलिएट करता, आप कहते हैं पाकिस्तान रिटेलिएट करता, हम कहते हैं हम रिटेलिएट करते हैं। आप हकीकत को मान क्यों नहीं लेते? देखिए, हकीकत को किस तरह कौन माने? यानी इंडिया से आर्गुमेंट है पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान से आर्गुमेंट है इंडिया करता है। अब इसको एस्टेब्लिश करना तो कोई इतना आसान नहीं है ना। आप जाहिर है इंडिया वाले एक आर्गुमेंट पाकिस्तान आपके लिए मुश्किल होगा, हमारे लिए एस्टेब्लिश करना बहुत आसान है कि सीज फायर वायलेशन कौन करता है। ये हमारे लिए बहुत आसान है पता लगाना, आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नहीं, ये दोनों तरफ इसी किस्म की हमारे यहाँ भी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली हमारे मीडिया में भी बहुत से लोग एग्जैक्टली वही गुफ्तगू करते हैं जो मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ। तो एक लिहाज से बड़ी चीजें कॉमन है कि आर्गुमेंट भी मिलती जुलती करते हैं, सिर्फ नाम बदल देते हैं। पाकिस्तान इंडिया का नाम लेते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इशू ये नहीं है, मेरा इशू ये है कि अगर तो इस टेंशन को कंटिन्यू करना है फिर तो ठीक है, ये टेंशन कंटिन्यू रहेगी, चाहे इंडिया करता हो चाहे पाकिस्तान करता हो सकता है कुछ पाकिस्तान करता हो, हम इसको पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर इसको कंट्रोल करना है तो इसका एक पॉलिटिकल और मिलिट्री डिसीजन होगा, दोनों साइड पे जब डिसीजन होगा तब ये रुकेगा। आप बात करने लायक माहौल बनने कहाँ देते हैं अस्करी साहब? आप बातचीत के लिए माहौल बनने कहाँ देते हैं? आप मेरे साथ बने रहेगा फोन लाइन पर, मेरे तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं इस सिलसिले में, वो सुन लेते हैं। Pakistan says that it's India that indulged in provocative. No, I don't want to get into that. That's not my field also. I am over here as a local representative of this place, accompanied by the 3 elected legislators. वायलेशन करा था और बार-बार जिहड़े सारे सिविलियन एरियाज But for the time being, on your behalf, we can say that the government is actively considering. चलिए, हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि सरकार इस पर क्या कुछ विचार विमर्श कर रही है। मेरे साथ पीके मिश्रा जी भी मौजूद हैं। पीके मिश्रा जी, आपको लगता है कि जिस तरीके का एनालाइज अस्करी साहब कर रहे हैं, हसन अस्करी साहब, वो ठीक है? मैं अस्करी साहब को अभी सुन रहा था और मैंने आरएसपी साहब को भी सुना अभी, लेकिन उन्हें बताइए हकीकत क्या है। आप खुद आरएसपी कुछ मैंने आपको फील्ड का इंटेलिजेंस में देना चाहता हूं अस्करी साहब, क्योंकि पहला तो है दशहरा का दिन पर जब त्योहार होता है हमारा देश में, अब त्योहार के दिन पर आपका जो एक्शन हुआ, जो आरएसपुरा बॉर्डर में सियालकोट सेक्टर से आपका काफी तकरीबन 20 पोस्ट के ऊपर फायर आया, जिसमें हमारे 5 शहीद हो गए और तकरीबन 30 इंजर्ड हो गए। क्या वो पहला फायर पाकिस्तान से नहीं आया था? दूसरा एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब हमारे ईद के दिन पर कितने सालों से चलते आ रहा था, मैंने भी कितने बार हमने मिठाई दिए हैं बॉर्डर में आपके पाकिस्तान रेंजर्स को। इस बार ईद के दिन पर, यह त्योहार के दिन, इतने बड़े त्योहार के दिन पर हमारा मिठाई को ठुकरा दिया गया। क्या ये इंटेंशनल नहीं है? कल हमने अर्निया में भी, मैं खुद जा गया हूं अर्निया में, हमने अभी अपने लोगों से मिला है, मैंने वो सेल्स को भी देखा है, मैंने एम्यूनिशन भी देखा है। जिस तरीके से फायरिंग आ रहा है, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान रेंजर के साथ अपने आर्मी को आगे लाया है और हाफिज सईद भी देखा गया बॉर्डर में, और जिस तरीके से अभी आपका निकोबाल, पहले हमारा जो पहला फ्लैग मीटिंग हुआ था निकोबाल में 1 महीना पहले में, उसमें यह तय हुआ था कि अभी फायरिंग दोनों साइड से पहले बंद हो जाए, फिर ऊपर लेवल में हम डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त शाम को 4 बजे यह बातचीत हुआ, पहला फ्लैग मीटिंग, उसी दिन दूसरे दिन सुबह 4 बजे उसके बगल वाला पोस्ट पर वहां पर बैट एक्शन आपका हो गया, जिसमें तकरीबन 15 या 16 मिलिटेंट्स और आर्मी के साथ आकर के वहां पर हमारे बंकर आप इतने सारे सबूत दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो चीज होता है, क्या ये इंटेंशनल नहीं है? पहला तो है कि मैं आपको खुर्शीद साहब बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब तो बहुत वीक है, आप माने या ना माने। उन्होंने आपकी बातें सुनकर फोन रख दिया मिश्रा जी। रिजवान साहब, रिजवान अख्तर जो है अभी जो नया ISI का चीफ बने हुए हैं, अभी ये बहुत पक्का है कि जनरल राहिल साहब और जनरल रिजवान अख्तर साहब ये बताना चाहते हैं कि अभी एक और उसका दायरा है मुशर्रफ साहब का जो केस चल रहा है, उसको वीक करने के लिए भी ये जनरल राहिल साहब और जनरल अख्तर साहब जो नया ISI चीफ है, ये भी इनका प्लानिंग है। लेकिन इतने हम नहीं देखा है
कि ऑप्स पराक्रम के टाइप ऑफ 2002-2003 जब ये फेंसिंग भी बन रहा था, इस तरीके का एक्शन कभी भी पाकिस्तान साइड से नहीं हुआ था। हम भी सियालकोट सेक्टर कमांडर के साथ बात कर चुके हैं। लाहौर सेक्टर का है कि ऑप्स पराक्रम के टाइप ऑफ 2002-2003 जब ये फेंसिंग भी बन रहा था, इस तरीके का एक्शन कभी भी पाकिस्तान साइड से नहीं हुआ था। हम भी सियालकोट सेक्टर कमांडर के साथ बात कर चुके हैं, लाहौर सेक्टर कमांडर के साथ कितनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन इस टाइप का माहौल कभी आपने नहीं किए थे। और किस लिए इस तरीके का आप एक्शन कर रहे हैं जिसमें सिविलियंस जो रियासी एरिया के जो हीरानगर एरिया में इतने अंदरूनी एरिया में आपका बम्स गिर रहे हैं, और ये बम तो सिविलियंस पर कभी पाकिस्तान ने इससे पहले अटैक नहीं किया। जी, क्या मिलेगा उसमें? बिल्कुल, सिविलियंस पर इससे पहले अटैक नहीं हुआ। चाहे करगिल के दौरान भी सिविलियंस पर अटैक नहीं हुआ। आप आर्निया भी किए, आप निकोबार में भी किए हैं, आप अखनूर में भी किए हैं, आप सांबा में भी किए हैं, कठुआ में किए हैं। कपिल काक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चाहे हमारी पिछली या मौजूदा सरकार की विल में कमी रही हो पाकिस्तान को जवाब देने में, या फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से इस तरीके की हरकतें होती हो, खमियाजा तो हम ही को भुगतना पड़ता है। ये बात यह है, दो चीजें आपने अभी कही हैं। पहली कि विल की बात है। अगर आप विल देखें तो एक तरीके से कोई बदलाव आया नहीं है। मैं समझता हूं उचित बात है नई सरकार की, क्योंकि एक तो आंकड़े दिखाते हैं कि जब से नई सरकार आई है ये सीज फायर वायलेशंस बढ़ी हुई। अभी मेरे मित्र डिकोवाल की जो फ्लैग मीटिंग हुई थी, उस वक्त 31 अगस्त को बोला गया कि बंद करेंगे, कोई गोलाबारी नहीं होगी, और अगली मॉर्निंग में ही शुरू हो गई। एक आप देखते हैं एक ट्रेंड है। तो एक अनुराग आपने प्रश्न पूछा, जवाब आपको मिला नहीं, ये क्यों हो रहा है। पहली बात जो है कि पाकिस्तान की थल सेना बहुत ही नाराज है कि भारत ने जो विदेश सचिवों की मीटिंग थी उसको रद्द कर दिया है। दूसरी बात, क्या उसकी वजह ठीक नहीं थी? वजह ठीक है या ना है, मतलब वो उनकी जो सबसे बड़ी जो एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान की कि अपने टेम्पल पे गोली रखते हैं, अगर आप उनसे अटेंशन तवज्जो नहीं देते हैं वो कहेंगे कि हम गोली मारेंगे। तो ये मतलब आइसोलेट करना पाकिस्तान के लिए मौत है। तो ये आइसोलेशन में हम काफी कामयाब रहे हैं। चौथी बात है कि अभी बात की गई थी कि क्या आर्मी स्तर में आना चाहते हैं। एक हमारे मित्र हैं यूरोपियन, बहुत आउटस्टैंडिंग स्कॉलर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस पे कोट किया था कि 10 जो कोर कमांडर्स की मीटिंग में 10 लोग मौजूद थे और उसके साथ रहील शरीफ भी थे। उसमें 5 जो कोर कमांडर्स थे उन्होंने कहा कि हमें स्तर में आना चाहिए और नवाज शरीफ को हटाना चाहिए। और उस वक्त रहील साहब को कोट किया गया कि हमें स्तर में क्यों आए, बदनाम क्यों हो, स्तर तो हमारे पास है, पाकिस्तान तो हम चलाते हैं, तो इसको रहने दीजिए नवाज शरीफ को। बात ये हुई है कि अब इसके बाद स्थिति ये है कि अब नवाज शरीफ के पास भी कोई चारा नहीं है, वो भी समर्थन दे रहा है थल सेना, अपनी थल सेना और ISI का, क्योंकि वो अपनी आंतरिक कंस्टिट्यूएंसी जो है उसको अपनी मजबूत करना चाहता है। स्थिति सिर्फ गालिब ने कही है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती। ये भारत के पास एक ऐसा समस्या है जिसके लिए आप 3 शब्दों में कहूंगा। पहला कि टैक्टिकल लेवल पे जो हमारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई है उसमें मेरे ख्याल में बदलाव आया है। प्रोपोर्शनेट जो अस्करी साहब कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है। जो 5 वहां से मोटर आते हैं, यहां से 20 जाते हैं। आप कहते हैं कि हमारी तरफ से 9 लोग मरे हैं, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि उनके 16 या 20 लोग मरे हैं। और वही सियालकोट सेक्टर पे जहां पे 12 घंटे में हमने 1000 शेल्स सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान को भेजे हैं तोहफे के मातहत। मतलब एक तरीके से बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही है, मगर ये समझना चाहिए कि 3 पुस्तकों की बात कर रहा हूं। एक पुस्तक लिखी है पाकिस्तानी आयशा जलाल ने, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। दूसरी पुस्तक लिखी है अमेरिका में, मेरी मित्र हैं क्रिस्टीन फेर, उन्होंने लिखा है, पुस्तक का नाम है फाइटिंग टू द फिनिश। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो अगर हम सोचे अगर ऐसी स्थिति रहे
तो ये बरकरार रहेगा। कभी थोड़ा कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी खुशी कभी गम। मगर मैं तो उसकी एक लाइन है, वो क्रिस्टीन फेयर कहती है 30 अरब डॉलर पिछले 11 साल में पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है, और वो 30 अरब डॉलर सारा का सारा पाकिस्तान थल सेना को गया है। और वो कहती है अगर जिस अमेरिका ने उनको 30 अरब डॉलर दिए, उस अमेरिका के 1500 लोगों को पाकिस्तान ने हलाक कर दिया है अफगानिस्तान में, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो हमारे लिए तो और ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा पड़ोस है, बहुत काफी फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है अगर वो उकसा रहे हैं कि युद्ध के रास्ते पे चलिए, युद्ध के रास्ते पे मुझे लगता है जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर क्या किया जाए? मैं दानवीर सिंह जी से जवाब देते जाइए। मैं दानवीर सिंह जी का रास्ता एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौटेंगे इस बहस पर। दानवीर सिंह जी का रिएक्शन लेंगे कि अगर भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है पाकिस्तान, तब भी उसे युद्ध में नहीं जाना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। क्यों उकसा रहा है पाकिस्तान? सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जब बॉर्डर पर यह हालत कर रखी है तो हिंदुस्तान क्या कर रहा है? क्या मोदी सरकार सीमा पार से हो रही फायरिंग का माकूल जवाब दे रहे हैं? जवाब है हां। पाकिस्तान की हर फायरिंग का जोरदार तरीके से पलटवार किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बॉर्डर के हालात की पूरी जानकारी दी गई। देर शाम तक पीएम, एनएसए सहित तीनों सेना के चीफ से भी मिल सकते हैं। पाकिस्तान सीमा पर तनाव जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के तीनों प्रमुखों को तलब किया है। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुखों से पहले पीएम मोदी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर सकते हैं। बुधवार देर शाम तक ये मुलाकात हो सकती है। जिस लहजे में वो हमसे सवाल पूछेंगे उसी लहजे में उनको जवाब मिलेगा, और वैसे ही मिल रहा। और इसमें ये पाकिस्तान को कोई शक अब नहीं रह गया है, मेरे ख्याल से रहना भी नहीं चाहिए उनको। बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह से ले रहे हैं। राजनाथ सिंह बीएसएफ के डीजी डीके पाठक से फोन पर सीधे संपर्क में हैं। इंडिया न्यूज को खबर है कि भारत सरकार ने बॉर्डर पर पाकिस्तान को करारा पलटवार देने का ऑर्डर दे रखा है। पाकिस्तान सोच ले, अब सीज फायर वायलेशन करना बंद करे, नहीं तो हमारी भारत की सेना और हमारे भारत के जवान उसका मुंहतोड़ उन्हें जवाब देंगे। यह दो टूक शब्दों में हम लोगों ने संदेश दिया। सरहद के हालात को लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का आदेश दिया था। खबर है कि आज शाम पीएम मोदी के साथ होने वाली मुलाकात में सेना प्रमुखों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने सीमा पर बने तनाव पर ट्वीट किया, जिससे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बिलावल ने ट्वीट में लिखा है, एलओसी पर एक और हमला। ऐसा लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल मॉडल अपना लिया है। मोदी को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हम गुजरात के पीड़ित नहीं हैं। इसका जवाब दे सकते हैं। इस ट्वीट में बिलावल ने इजराइल के स्पेलिंग गलत लिख दी। एक ट्वीट में बिलावल को कुछ ऐसी नसीहत दी गई, आपको किंडरगार्टन में स्पेलिंग ठीक से सिखाई नहीं गई बच्चे, ये ISRAEL है और अब 10 बार उसकी स्पेलिंग ठीक से लिखो। बिलावल से पहले यूएन में पाकिस्तान ने सरहद पर हो रही गोलीबारी की बात सामने रखी। यूएन महासचिव बान की मून ने दोनों देशों को आपसी बातचीत से माहौल सुधारने की अपील की है। हालांकि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जब तक पाकिस्तान गोलीबारी को पूरी तरह नहीं रोकता, सीमा पर आतंकवाद को नहीं रोकता, बातचीत नहीं होगी। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह, श्रीनगर से सोहेल बुखारी के साथ अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। चलिए, मेरे साथ यहां पर रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी भी मौजूद हैं। दानवीर सिंह जी, जैसा कि कपिल काक साहब ब्रेक्स पर जाने से पहले बात कर रहे थे और गालिब का एक शेर उन्होंने कोट किया कि कोई सूरत नजर नहीं आती, क्या आपको भी कोई सूरत नजर नहीं आती? देखिए, सूरत नजर तो आ रही है, सूरत बिल्कुल नजर आ रही है और सूरत अब हिंदुस्तान दिखा रहा है। और जैसा कि बाकी रहे थे, गालिब का एक शेर उन्होंने कोट किया कि कोई सूरत नजर नहीं आती, क्या आपको भी कोई सूरत नजर नहीं आती? देखिए, सूरत नजर तो आ रही है, सूरत बिल्कुल नजर आ रही है और सूरत अब हिंदुस्तान दिखा रहा है। और जैसा कि बाकी गेस्ट ने बोला है कि रिटेलिएशन काफी स्ट्रांग मायने में किया गया है पिछले 24 घंटे के दौरान,
तो वो कार्रवाई तो है और वो उस प्रकार की एक सूरत एक नजर भी आ रही है। लेकिन ये सब क्या वही एक सूरत है? वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि ये पाकिस्तान आर्मी का कैरेक्टर क्या है। तो जो काक साहब ने जो क्रिस्टीन फेयर की जो किताब का जिक्र किया, उसी में उसकी आर्मी का कैरेक्टर के बारे में जिक्र किया गया है कि ये जो आर्मी है ये इस्लामिक आइडियोलॉजी बेस्ड आर्मी है और इसमें जो रैशनल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो लॉजिकल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो खत्म हो चुका है। एज अ रिजल्ट वो सुसाइडल एक्टिविटीज की तरफ बड़े आसानी से ग्रेविएट हो जाते हैं और उनको कितनी भी हार का सामना करना पड़े वो कभी भी उस चीज को उस तरीके से नसीहत नहीं मानते। तो अगर आप उनको कश्मीर पूरा दे भी देंगे तब भी आपके साथ में समस्या हल नहीं होगी, जिसकी कोई उम्मीद उम्मीद नहीं है। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम बैठे रहें और अपने आप को कोसते रहें। पाकिस्तान का आर्मी का एक और कैरेक्टर है जो कि हमारे जैसे लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मेरा 4 साल का वहां पे बड़ा एक्टिव तजुर्बा है। तो पाकिस्तान आर्मी का दूसरा जो कैरेक्टर है जो एट द फेस ऑफ इट है कि अगर आप उसको शुरू में आप उसको दबा लें तो बाकी आपका पूरा टेन्योर बहुत ही अमन पसंद तरीके से गुजरता है। लेकिन अगर वो आप पे हावी हो गया शुरू में तो वो आपको आपका टेन्योर ढंग से निकलने नहीं देगा और आपका जीना हराम कर देगा। ठीक है। तो अभी वाली जो हालात में जिस प्रकार से अभी हम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये बहुत बेहतर है। और इसके ऊपर जो स्टेज 2 वाला जो रिस्पॉन्स है जो कि युद्ध के किसी भी हालत में नहीं है, वो है निबलिंग एक्शंस, छोटी छोटी जगह पे जहां जहां उनकी वल्नरेबल पोस्ट हैं उनके ऊपर कब्जा करना जिससे कि उसको दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे और वो अपने स्क्वायर किलोमीटर लूज करे। इतना बड़ा एरिया भी ना आप गॉबल कर लें कि वो कारगिल टाइप सिचुएशन हो जाए और इतना जरूर करें कि उसको तकलीफ हो। और ठीक है, जो तजुर्बा कहता है कि वो डरेगा और डर के सहम के बैठेगा, थोड़ी देर के लिए जरूर चुप बैठेगा। आरके सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि वो डर के चुप बैठेगा या और ज्यादा फिर उसकी तरफ से इस तरह की नापाक हरकतें बढ़ जाएंगी कि हालात युद्ध जैसे हो जाएंगे? अभी भी उससे कम हालात नहीं है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का फिलॉसफी है कि उनकी सेलियंस, उनका इंपॉर्टेंस अपने देश में तब तक बना रहेगा जब तक कि वो भारत से दुश्मनी बना रहेगा। इसीलिए उनके वेस्टेड इंटरेस्ट में है कि भारत से दुश्मनी बना रहे, भारत से टेंशन बना रहे, और ये सब उसी कड़ी के अंतर्गत है। तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके बिहेवियर में कोई चेंज होने वाला है। हम लोग का जो फिलॉसफी होना चाहिए, जो अभी फिलॉसफी है, जो नजर आ रहा है सामने क्लियर कट, कि जो भी एक्शन होगा, जो भी प्रोवोकेशन होगा, उसका मुंहजोर रिस्पांस होगा, उसका मोर देन प्रोपोर्शनेट रिस्पांस होगा, इफेक्टिव और डिटरेंट रिस्पांस होगा। यही एक सबसे अच्छी पॉलिसी है ताकि किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहे। उसके बाद अगर वो एस्केलेशन करना चाहे तो ये इन पर निर्भर है, क्योंकि वो एस्केलेशन इस हिसाब से करें, वो जान करके करेंगे कि हाँ इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कोई डाउट उनके मन में ये नहीं रहना चाहिए। जहां तक डी एस्केलेशन का सवाल है, डी एस्केलेशन की जिम्मेवारी उन पर है, क्योंकि एस्केलेशन उन्होंने किया। वो बार बार कहते हैं डी एस्केलेशन की बात और जगह जगह दौड़ रहे हैं शिकायत करते हुए कि हम लोग के एक्शन से बहुत उनके तरफ लोग हताहत हुए हैं। तो डी एस्केलेशन की जिम्मेवारी उन पर है, क्योंकि एस्केलेशन उन्होंने किया है। लेकिन हम लोग को अपने मन में कोई दुविधा नहीं रखनी। लेकिन आरके सिंह साहब, वो मानते कहां हैं? वो मानते कहां हैं कि पहल वो करते हैं? दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है। देखिए, ये एक तो उनके मानने न मानने की बात नहीं है, ये क्लियर कट संवाद आपके एक्शन से जाता है कि हाँ साहब, तो अगर आप ये कोई भी प्रोवोकेशन करेंगे उसका हम इफेक्टिव और डिटरेंट रिस्पांस देंगे, ये आपका एक्शन अभी बोल रहा है। और वो उसको फैक्टर इन करेंगे, चाहे कितने भी कोई भी आदमी इरेशनल हो, ये फैक्टर इन करता है। कितना भी उसको लो IQ हो, वो फैक्टर इन करता है कि हाँ साहब, तो मुझे ये कार्रवाई करने से चोट लगी या नहीं लगी। तो ये रिस्पांस होना बहुत लाजमी था और ये हो रहा। और हमको ये दूसरा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी फिलॉसफी बदलेगी, ये एक्सपेक्टेशन हमको नहीं है। और हमको ये भी एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो हमारी फिलॉसफी भी तो नहीं मानते ना, इसमें कोई फर्क ला सकेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ का अपने आर्मी पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो हमारी फिलॉसफी भी तो नहीं मानते।
जी, वो हमारी फिलॉसफी भी नहीं मानते हैं। हेलो, आर.के. सिंह साहब को शायद आवाज नहीं मिल रही है। दानवीर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, रिटोरिक्स में, जिंगोइज्म में, जोश में कहीं ऐसा ना हो कि हम जो पाकिस्तानी जो ट्रैप है हम उसमें फंस जाएं। पाकिस्तान चाहता है कि एलओसी फ्लेयर्ड अप रहे, हीटेड रहे, हॉट रहे, और वो इंटरनेशनल अटेंशन जो यूनाइटेड नेशंस में ड्रॉ नहीं कर पाया, वो चाहता है कि यहाँ पे गर्मी पैदा करके वो उस चीज को ड्रॉ करे। आप यू हैव गॉट एवरीथिंग टू लूज, आपको सब कुछ खोना है, आप सब कुछ आपके ताव पे है, उस पे लगा हुआ है, उसके पास नहीं है। आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लानी है, आपको डेवलपमेंट करना है। अगर आप उसके ट्रैप में फंस गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना नुकसान करवा बैठे। जी, आर.एस. सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता कि देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ तो हम मार गए तो हम चुपचाप बैठे रहे क्या? नहीं, ये नहीं, ये ऐसा कहना बिल्कुल वो नहीं है। वो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बैठे रहे चुप से, मैं ये कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कॉशियसली इसलिए ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि ये जो जितनी कार्रवाई है ये सब टेक्टिकल लेवल पे है, टेक्टिकल सब टेक्टिकल लेवल पे है। लेकिन जिस हिसाब से हमने जिंगोइज्म पैदा किया है एट प्राइम मिनिस्टर लेवल, होम मिनिस्टर लेवल, वो जरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद ओवरडू है। ठीक है, ये देखिए, ये बार बार जब ये फॉरेन ऑथर्स का वो दिस स्कॉलर, हमारे प्रधानमंत्री ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया है अभी, मोदी साहब ने कोई बयान नहीं, दिस स्कॉलर दैट स्कॉलर। भाई, हिंदुस्तानी को बाहर का स्कॉलर को सुनना पड़ेगा और वो यहाँ पे आके सेमिनार करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस क्या होना चाहिए। मैंने एक किताब लिखी है, पढ़ लीजिएगा, दुनिया की सबसे ब्रिलियंट किताब है, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। और ऐसे नहीं, ग्राउंड पे जाके 100-150 पाकिस्तानी का इंटरव्यू लेके मैंने वो किताब लिखा है। हकीकत क्या है? हकीकत आज ये है कि ये प्रॉक्सी वॉर चालू है। कब से चालू है? 2 दशक से चालू है। अब आप बताइए कि इसका अंत कैसे हो सकता है? तो अंत ये है कि या तो आप अभी एस्केलेट कर लीजिए, ठीक है, और या नहीं तो फिर आप जाइए, फिर वो साइकिल शुरू कर दीजिए। हीरा रब्बानी खार को किसी को बुला लीजिए, किसी कस्तूरी को बुला लीजिए यहाँ पे, और ऑक्सीजन देते जाइए वो प्रॉक्सी वॉर को। तो आप आज ये मोटर के राउंड्स फायर हो रहे हैं इधर से उधर से, तो ये हमको मालूम है क्या हो रहा है। लेकिन ये जो 2-2, 3-3 में जो लोग हमारे जो मरते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो या तो आप अभी डिसाइड कर, और ये कहना कि उनकी फितरत नहीं बदलेगी, वो तो ऐसे है ही, हाँ पता नहीं क्या क्या होगा। तो भाई आप ये बताओ कि वो चाइनीज के अगेंस्ट लाल मस्जिद पर उन्होंने किसके कहने पे अटैक किया? जब उनको वार्निंग मिली चाइना से तो उन्होंने लाल मस्जिद पर अटैक किया। मुझे लगता है कपिल काग साहब जवाब देना चाह रहे हैं इसका। मैं आता हूं आपके पास। मिश्रा जी, मैं आता हूं। मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं। मेरे दृष्टिकोण ये बताता है कि देखिए, कुछ अभी तक जो कहा गया है मेरे मित्र ने, मुझे समझ नहीं आई। ये मौका है, आप तो क्या करेंगे आप? हिना रब्बानी खार तो इरेलेवेंट इशू है, पीछे पहले बुलाया था, अब ये सरकार किसको बुलाएगी? हमने कुछ फर्क नहीं देखा है पुरानी सरकार और इस सरकार में। अगर आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किए, इतनी एस्केलेशन हुई है सीज फायर वायलेशंस की, आप माइक पे जाके शोर मचाते हैं, कुछ नहीं होगा। अगर रणनीति देखेंगे, रणनीति में ना तो यूपीए सरकार अलग थी, ना तो आज की सरकार अलग है। मेरे ख्याल में रणनीतिक उचित है, जैसे मेरे मित्र ने अभी कहा है, आप टैक्टिकली रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर 10 मोटर आते हैं, 40 मोटर लगा दीजिएगा, मगर टैक्टिकल लेवल पे रखिएगा। मैं अपने मित्र से बिल्कुल सहमत हूं। एस्केलेशन अगर करनी है, हम करेंगे। एस्केलेशन डायनेमिक्स को पिछले 50 साल से जब स्टडी करेंगे, जो मुल्क तंदुरुस्त मुल्क हो, क्षमतापूर्वक मुल्क हो, वो डिसाइड करता है एस्केलेशन होगा कि नहीं होगा। पाकिस्तान, एक सेकंड, पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करेगा। आपने एक बहुत दिलचस्प सवाल है, किसी ने नहीं उठाया है, ये आर्टिलरी राउंड्स क्यों नहीं एक्सचेंज हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान जानता है 26 नवंबर 2003 को मुशर्रफ साहब मत्था टेक के नीचे भारत के पीछे झुक के आए कि
एक एग्रीमेंट होना चाहिए, आर्टिलरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप करेंगे, आप क्षमतापूर्वक देश हैं, आप अगर वहां से 10 आर्टिलरी राउंड आते हैं, आप तो बर्बाद करेंगे उनका बॉर्डर। तो मुझे लगता है आपको संयम से सोचना है कि आप एस्केलेट करेंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। ठीक है, पाकिस्तान की स्थिति जो गालिब कह रहा था, मैं उसकी स्थिति की बात कर रहा था। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में जम्मू की जनता भी यही सोचती है कि संयम से काम करना है? क्या पीके मिश्रा साहब भी यही सोचते हैं कि संयम से काम करना है? दोनों ही से मैं जवाब लूंगा। अजय जांडियाल के पास जाऊंगा, उनके पास जम्मू की जनता मौजूद है। 10 राउंड इधर से 10 राउंड एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं, फिर इस सवाल का जवाब लूंगा। किए लेते हैं, पीके मिश्रा साहब के पास भी अपनी बात है कहने के लिए, उनके पास मैं रुक करूंगा। लेकिन क्या जम्मू की जनता को भी लगता है, जो लोग इन हमलों को, इस सीज फायर उल्लंघन को झेल रहे हैं, जिनके घरों में, जिनकी दुकान की शटर्स में गोलियां लगती हैं, क्या वो भी चाहते हैं कि अब संयम से काम लेने का वक्त है? अजय जांडियाल। जी, पहले आपको ये बताना चाहूंगा अनुराग कि आज हम सांबा में गए थे, जहां पर 2 महिलाओं की मौत हुई थी। एक घर में जो है जब मोटार शेल गिरा था और 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वहां से जो महिलाएं निकलकर, गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर वो प्रोटेस्ट कर रही थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना को जो है शायद महिलाओं और बच्चों, मासूमों पे ही अटैक कर सकती है, उनमें इतना ही दम है, सेना से लड़ने का दम नहीं। यही वजह है कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ये नौबत आ चुकी है। लोगों का भी कहना है कि हाँ, उन्हें अगर हथियार बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, की सेना को शायद सिविलियन से लड़ना है, वही जवाब दे देंगे। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए जो हालात हैं इस वक्त? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को सख्ती के साथ में, ये जो हालात पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बना रहा है, इसको सख्ती के साथ में ही जवाब दिया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो ही ये थोड़ा चुप रहने की हमायत कर सकता है। नहीं तो ये दिन ब दिन हमारे जो हालात हैं और बदतर होते चले जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बॉर्डर पे रोज फायरिंग होती है, रोज कोई ना कोई जख्मी हो रहा है, कोई मर रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बॉर्डर पे जो ये पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, ये सिर्फ सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ये बीएसएफ से लड़ने की इसकी हिम्मत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो बीएसएफ हमारी जवाब दे रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिए जाने की जरूरत है। यानी वहां के लोग मानते हैं कि अब संयम से काम लेने का वक्त नहीं रह गया। पीके मिश्रा साहब की बात हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस पर मिश्रा जी, ये तय हो गया कि अब संयम से काम लेने का वक्त नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त है। बिल्कुल, मैं डीजी मिस्टर पाठक से भी बात किया था, डीजी बीएसएफ जो कि अभी जम्मू में है, जो अभी हीरानगर और वहां पर गए थे चिनाज एरिया में। मैं भी लास्ट 2 डेज पर वहां पर गया था। लेकिन अभी जो मैं सुन रहा था जम्मू के लोगों के बारे में, हीरानगर और चिनाज इस एरिया के लोगों के बारे में, 2002 से मैं इस फायरिंग को देख रहा हूं। उस बॉर्डर में, उस बॉर्डर का जो फेंसिंग हुआ था, जब हमने वो फेंसिंग बनाए थे, उस टाइम का बात बोल रहा। पराक्रम के बाद इस टाइप का रिटालिएशन इंडियन साइड से कभी भी पाकिस्तान के ऊपर नहीं हुआ था, जिसके वजह से 2002 से पराक्रम के बाद जब हमारा फेंसिंग बना, फेंसिंग बनने के बाद आज तक हमारे गांव वाले ये सहते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा रिटालिएशन इतना अच्छा नहीं था। मैं ये चीज बता रहा हूं, जो लास्ट 2 मंथ्स में जो रिटालिएशन अभी हो रहा है, जो अभी जो फायरिंग हुआ है, हमको जो प्रोवोक किया गया, दशहरा के दिन पर जो फायरिंग हुआ बीएसएफ के 20 पोस्ट के ऊपर, ये प्रोवोकिंग नहीं है और क्या है। लेकिन अभी जो हमने अरनिया और वहां पर चिनाज में जो गांव वालों से बात की है, तो गांव वाले का यही बताना है, बच्चों का भी यही बताना है कि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना चाहिए क्या करना है, लोग भी और बीएसएफ इसके ऊपर पूरा सख्त कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ के पैनल से भी ये आवाज आई और जम्मू में भी हमने देखा कि लोग कहते कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो उसका जवाब गोली से नहीं बल्कि तोप से दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, समय खत्म हो चुका है, बिल्कुल ओवर हो चुके हैं, हम ब्रेक लेना होगा। यहाँ पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द।